हेलो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड की तरफ से क्लास 9 का मॉडल पेपर जो कि साइंस का है और इसमें आपको पता है एग्जाम में आपके 1 घंटा 30 मिनट का टाइम रहता है और टोटल जो सवाल होते हैं वो आपके 40 सवाल होते हैं जिसमें टोटल मार्क्स भी आपके 40 होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार का मतलब हो गया जो हम कोई भी फसल लगाते हैं उस पे ऐसे चीज़ घास वगैरह चीज़ जो हम नहीं उगाना चाहते, यानी जो अवांछित पौधे होते हैं उसी को बोलते हैं खरपतवार, ठीक है? तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं जहाँ पे भी हम फसल वगैरह लगाते हैं। तो ये जो खरपतवार होते हैं वो पौधों को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या वो पौधे के बढ़ने से पहले ही मार देते हैं? नहीं, पहले से नहीं मारते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं? नहीं, ये भी गलत बात है। फसलों पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे जिससे पोषक तत्वों में कम उपलब्धि होती है, ठीक है? तो ये सही बात है कि जो खरपतवार होते हैं वो हमारे फसल को प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी उससे वो क्या करते हैं कंपटीशन वगैरह करने लगते हैं जिससे वजह से जो पोषक तत्व होता है वो कम उपलब्ध होता है, यानी वो उतनी अच्छी तरीका से वो बढ़ते नहीं है। खरपतवार जी ही ज़्यादा तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारे मेन फसल जो होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, तो वो सही तरीका नहीं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडा देने की क्षमता अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? यानी जो पोल्ट्री पक्षी जो होती है जो अंडा बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है? उसमें क्षमता अंडा देने की क्षमता ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है व्हाइट लेगार्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है? जो मधुमक्खी की जो प्रजाति होती है इसमें से इतावली प्रजाति एक होती है। इस इतावली प्रजाति में से इनमें से जो नाम दिया हुआ है वो कौन सी प्रजाति जो होती है वो इतावली है। तो एपिस मेलिफेरा यही जो प्रजाति है ये आपकी इतावली प्रजाति में आती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बारूद होता है, ये जो बारूद होता है वो क्या होता है? क्या तत्व होता है? नहीं, तत्व नहीं होता है। यौगिक होता है? नहीं, यौगिक भी नहीं होता है। मिश्रण होता है? हाँ, बिल्कुल मिश्रण होता है। जो बारूद बना होता है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई। इससे किस नियम की संपुष्टि होती है? तो यहाँ पे बोला गया कि कोई क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है? उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या था? आपके पास कॉपर था और ऑक्सीजन था, ये दोनों चीज था जिसकी प्रतिशत मात्राएं जो थी, यानी जो प्रतिशत था वो क्या था? सेम था, ठीक है? उसमें प्रतिशत जो था वो क्या था? सेम था। तो इसको कौन सा नियम बोलेंगे? क्या द्रव्य और अनुसूत्रता का नियम बोलेंगे? नहीं। गुणित अनुपात का नियम बोलेंगे? नहीं। स्थिर अनुपात का नियम बोलेंगे? हाँ, सही। इसको बोला जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी अगर रासायनिक यौगिक है, ठीक है? तो उसमें जो तत्व होगा वो हमेशा क्या होगा? द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होगा, यानी निश्चित अनुपात में होगा। यहाँ पे कॉपर भी देखिए और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात जो था, यानी प्रतिशत मात्राएं जो थी वो एक ही पाई गई, मतलब एक निश्चित अनुपात में था और निश्चित अनुपात में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रोटॉन के द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा होता है, यानी कितना बड़ा होता है? तो वो लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दिए गए दूरी ग्राफ में चाल का मान होता है। यहाँ पे अब ग्राफ दिख रहा है और इस ग्राफ में आपको चाल का मान पूछा है कि चाल का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है और इधर पे 8 16 24 32, यानी 8 का पहाड़ा चल रहा है। यानी पहला ये जो 1 है, 1 पे 8 गया हुआ है, ठीक है? 1 पे 8 गया हुआ है, 2 पे 16 गया हुआ है, 3 पे 24 गया हुआ है और 4 पे 32 गया है, यानी 8 8 जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होते गया है। तो चाल का जो मान हो जाएगा वो भी 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक समान वृत्ति गति में क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर होते हैं? नहीं, अचर नहीं होता है। चाल और वेग दोनों चर होते हैं? दोनों चर नहीं होता है। चाल चर और वेग अचर, ये भी नहीं होता है। इसमें चाल जो होते हैं वो अचर और वेग चर होते हैं, ये सही बात है।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कोई भी एक वृत्तीय गति है, अगर सामान गोल गोल गति कर रहा है तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो वेग होगी वो क्या रहेगी, चर रहेगी। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, गलत वाला पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसको भी सही कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो श्रावणी कनिका, ये श्रावणी कनिकाएं नहीं होती है। नाभिक जो होता है वो कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ये भी सही बात है। ये लाइसोसोम है यहाँ पे श्रावणी कोशिकाएं नहीं कहते। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, इसको सुसाइड बैग कहा जाता है या आत्मघाती बैग कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, श्रावणी कोशिकाएं नहीं कहा जाता, और नहीं वाला ही पूछा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जो पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को जो अवशोषित करते हैं, उस अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको परासरण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको ईआर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। पहला है, यह नाभिक और कोशिकाओं द्रवों के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, या कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, या ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, या रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो देखिए, कोशिका द्रव प्रोटीन के लिए तो ईआर का काम होता है, ये सही बात है। यहाँ पे नहीं वाला पूछा है, ठीक है, तो ये तो होता है। यह कोशिका विभिन्न क्षेत्रों के लिए सामग्री का परिवहन करती है, ये भी करता है। यह ऊर्जा उत्पादन ईआर का काम, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम उत्पादन यानी ऊर्जा का उत्पादन करना नहीं होता है, और नहीं वाला ही पूछा गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का जो काम होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यानी ये गलत है और यही आपका पूछा गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। जो परमाणु के नाभिक थे उनका खोज जो की थी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी परमाणु संख्या जो होगी वो समान रहेगी और द्रव्यमान जो होंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको जो कहा जाता है उसको समस्थानिक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में, कक्षा 3 यानी एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कक्षा 3 एम सेल में ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कोई भी हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं तो पहले हम 2 में तोड़ते हैं, फिर 8 में तोड़ते हैं, और तीसरे नंबर पे कितना में तोड़ते हैं, 18 में तोड़ते हैं। तो तीसरा वाला ही पूछा 18, तो ये नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा। यानी द्रव्यमान कितना है आपका, 1 केजी है, यानी एम का मान दिया हुआ 1 न्यूटन का बल, यानी एफ का मान भी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, एफ का मान भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपको वो क्या हो जाएगा, यानी एम दिया हुआ, एफ दिया हुआ, यानी एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, यानी ए यानी त्वरण निकालना है आपको। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका एफ बाई एम। ठीक है, बराबर यानी 1/1 करेंगे तो आंसर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है आंसर, यानी 1 मीटर चाल तो नहीं निकालना है हमको, चाल भी नहीं निकालना थी, ये तो ऐसे ही खत्म होगा। हमको त्वरण निकालना था, एक कितना 10 मीटर में होगी, नहीं 10 में नहीं होगी, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील करेगी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि जड़त्व का जो गुण होता है वो हर एक वस्तु में होता है, यानी प्रत्येक वस्तु में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 6 केजी द्रव्यमान यानी m का मान दिया हुआ है आपका 6, 4 मीटर प्रति सेकंड उसका त्वरण दिया हुआ यानी a का मान दिया हुआ है 4। अभी आपको बताया गया f बराबर होता है ma, फॉर्मूला आपको बताया गया। ठीक है, f बराबर ma, आपको क्या निकालना है, आपको ma निकालना है, यानी 6 गुना 4, m का मान दिया हुआ, a का मान दिया, दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 24 आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि जाइलम किससे बना होता है। तो जाइलम जो होता है वो ट्रेकिडस से भी बना होता है, वाहिकाएं से भी बना होता है, यानी ये
दोनों इसका काम होता है, जाइलम जो होता है ये दोनों से बना होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। जो टेंडन जो होती है ये एक संरचना हमारे बॉडी का एक संरचना होती है, ठीक है, जो क्या जोड़ती है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ती है, नहीं हड्डी को हड्डी से नहीं जोड़ती है, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, ठीक है। टेंडन का काम होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिससे हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? यानी दुर्घटना हुआ, उसकी दो लंबी हड्डी जो थी, दोनों हड्डी क्या हो गया, उखड़ गया, यानी दोनों टूट गया, ठीक है। तब उसमें क्या, उसको टेंडन टूटना, टेंडन टूटना नहीं, टेंडन में बोलेंगे जहां पे मांसपेशी के साथ टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हड्डी है, दोनों का दोनों क्या था, हड्डी था, मांसपेशी नहीं था, तो यहाँ पे टेंडन नहीं इसको कहलाएंगे। कंकाल की मांसपेशी उत्तक का टूटना, इसको कहा जाता है लिगामेंट टूटना, ठीक है। जब हड्डी से हड्डी टूटेगा उसको बोला जाता है लिगामेंट टूटना, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 में कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, परमाणु नाभिक के द्रव्यमान संख्या दिया हुआ और उसमें न्यूट्रॉन का दिया हुआ, तो आपको परमाणु संख्या निकालना है, ठीक है। तो नाभिक का संख्या दिया हुआ है परमाणु, तो इसमें आप क्या करिए 23 में से 12 को घटा देंगे तो आपको परमाणु की संख्या निकल जाएगी। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 2 में से 11 आ रहा है, यानी 11 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि 300 के सेंटीग्रेड में बदलने का मान होगा। के से जब हम सी सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो माइनस 273 किया जाता है, तो 300 में आपको 273 माइनस कर देना है। 300 में 273 को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आएगा 27, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे कार्बन दिया हुआ, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए जो दिया हुआ द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो दिया हुआ द्रव्यमान होता है और आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास जो होता है उसको निकालना होता है, ठीक है। तो कार्बन जो होता है सी, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो आपका 12 होता है, ठीक है। और टोटल द्रव्यमान जो दिया हुआ वो 96 दिया हुआ है। तो मोल की संख्या निकालने के लिए जो दिया हुआ द्रव्यमान और जो आपका मोलों की संख्या होती है उसको आपको भाग करना, सॉरी कार्बन का जो भी द्रव्यमान होता है उसको भाग किया जाता है, यानी 96 से हम क्या करेंगे 12 को भाग कर 12 से भाग करेंगे, तो 12 8 96, 8 बार में कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनके बीच की दूरी के यानी दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो लगेगा उनके क्या लगेगा, उसके बीच के समानुपाती नहीं होता है, वर्ग के समानुपाती नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। मान के गुरुत्वीय त्वरण का हमको फॉर्मूला जी डैश बराबर होता है हमारा Gm/r², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है वो आपका Gm/r² होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 के लगभग में होता है, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, लगभग 10 होता है, 9.8 के लगभग में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो त्रिज्या है वो क्या है, दुगनी दूरी पर है। त्रिज्या क्या है आपका, दुगनी दूरी पर है, यानी आर का मान जो होगा वो 2r हो जाएगा, यानी जी का जो मान निकालेंगे हम, ठीक है, Gm/2r निकल जाएगा, और 2r का इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका Gm/4r², ठीक है। और इतना सारे का जो वैल्यू होता है वो आपका 9.8 होता है, और नीचे में क्या है 4 दिया हुआ, तो हम 4 से उसको भाग कर देंगे, 9.8/4 हो जाएगा। 4 से हम जब 9.8 को कटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.45 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक जो घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आपका पदार्थ का जो घनत्व होता है उसका और परमाणिक पदार्थ का घनत्व, ये दोनों के बराबर होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। जो लिनियस द्वारा जो नामकरण प्रणाली किया गया था वो क्या था, तो वो द्विपदी किया गया, द्विपदी प्रणाली किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में कि वर्गीकरण का मूल इकाई है। वर्गीकरण का जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है? तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई होता है वो आपका प्रजाति होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 29 में कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। एंजियोस्पर्म जो पौधे की विशेषता होती है वो क्या होती है? फूल की उपस्थिति होती है। फल में बंद बीज ये भी होती है। रेशेदार टेप रूट सिस्टम ये भी होता है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH2 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्वीय बल के विरोधी कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य यानी W निकालने के लिए बोला गया। तो W बराबर जो फॉर्मूला होता है W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा, यानी एंगल जो है वो कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है 20 केजी का बक्सा उठा रहा है कोई कूली, ठीक है, और कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है और वो जो चल रहा है वो ऐसे है, यानी गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है और वो जो चल रहा है वो इधर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोस थीटा का जो मान हो जाएगा वो कोस 90 हो जाएगा। ठीक है, कोस 90। कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 0। अब 0 से हम इस कोई भी नंबर को गुना करेंगे तो राइट आंसर जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा, इसलिए इसका जो कार्य होगा वो भी 0 कहलाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 में कि 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तब होगी जब इसकी चाल होगी, यानी गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। ठीक है, और आपको चाल निकालना है। तो गतिज ऊर्जा मतलब किनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। किनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 1 जूल दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, बराबर 1/2। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और v हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होगा, v² गुना करेंगे तो वही होगा v² और इधर बट्टा 2 है तो वही आ जाएगा आपका v²/2 बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, इसलिए v² बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 2 ही होगा। v² बराबर हो जाएगा 2। स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा हमारा रूट, अंडर रूट 2 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो लगभग 1.414 के बराबर होता है। ठीक है, इसके हिसाब से नियरेस्ट हम देख लेंगे 1.44 दिया हुआ राइट आंसर, तो लगभग में हमारा 1.44 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 में कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति निकालने यानी पावर निकालना, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T होता है। ठीक है, W मतलब कार्य कितना दिया हुआ 2500, तो 2500 हो गया। ठीक है, बटा टाइम कितना लगा हुआ? 5 सेकंड लग रहा था, 5 से करेंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो ये आपका 25 500 यानी 500 बार में कट जाएगा। तो 500 तो यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, 500 वाट हो गया, 500 वाट तो आंसर नहीं दिया। इसको हम किलो वाट में चेंज कर सकते हैं। तो 500 वाट को अगर हम किलो में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से भाग कर देंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5/10 का वैल्यू जो होगा वो आपका 0.5 किलो वाट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलो वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि निम्नलिखित में से कौन सा काला जर का कारण बनता है? तो काला जर का जो कारण बनता है वो आपका लिस्मेनिया के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? तो संक्रामक रोग जो कारण होता है वो आपका रोग जनक के ही कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है किसके तरह? सैनिक बूम जैसा एक सरल रेखा, नली के बारंबार परिवर्तन द्वारा और नली को मुड़ जाने का। तो नली में बारंबार परावर्तन जो होते रहता है, इसी की वजह से हम स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन को सुन पाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने के लिए सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? यानी सामने जो सुनने वाला होगा श्रोता उसको कितनी दूरी? तो लगभग 10 के लगभग में होना चाहिए। ठीक है, तो 10 के लगभग में जो भी राइट आंसर देख लीजिएगा 17.2 सबसे नियरेस्ट यही दिख रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 में कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा जो होगी वो आपके समुद्री जल में नहीं होती, स्टील में यहाँ पे सबसे ज्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं होती, हवा में भी नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी ध्वनि की चाल वो ऑप्शन स्टील में होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 में
कि सौर विकिरण गर्म करता है। जो सौर विकिरण होता है वो किसको गर्म करता है? जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, हाँ सही बात है। जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमे से नहीं करेगा, दोनों को समान रूप से भी नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो ऑक्सीजन वायु वापस कैसे आती है? जीवाश्म ईंधन के जलने से नहीं आएगी, सांस लेने से आएगी, श्वसन से भी नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो वायुमंडल में वापस आ जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने 40 का 40 सवालों को हमने सोल्व कर लिया और इस टाइप के ही सवाल जो है वो आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।